सभी दर्शकों को नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरा एक पुराना यूट्यूब में चैनल भी था जिसमें तकरीबन ज़्यादा तो नहीं पर हम लोग 100 लोग जुड़े हुए थे। 100 लोग सब्सक्राइबर का एक छोटा सा परिवार था, जिसको किसी गलती की वजह से, मैं मेरे ही मान सकता हूँ, गलती की वजह से वो चैनल हटा दिया, यूट्यूब में हट गया। तो फिर से मैंने एक नया चैनल बनाया था और उसी चैनल के माध्यम से मैं आपसे जुड़ता हुआ आया हूँ अभी तक। तो फिर से हम लोगों ने एक छोटा सा परिवार बन चुका है हमारा। 110 111 लोग हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। इसके लिए मैं उन सभी बंधु बांधवों का, सभी भाइयों का, सभी मित्रों, सभी दोस्तों का अपने हृदय से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अपना प्यार, विश्वास, समर्थन इसी तरीके से बनाए रखिए। फिलहाल हम लोग आज से एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, कहानी का। एक्चुअली काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था, तो मुझे लगा कि मोबाइल तो अभी पार्ट एंड पार्सल हो गया है। अगर जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ठीक है, पढ़ाई का एक साधन है। पर क्या वो लोग मोबाइल का यूज़ क्या सिर्फ 100% पढ़ाई के लिए ही करते हैं? क्या यूट्यूब में आप अलग अलग वेबसाइट्स को छोड़ दो, क्या यूट्यूब में, फेसबुक में क्या सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें होती हैं? नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो कि समाज में नहीं होना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, पर चल रहा है। तो हम सब कंटेंट्स को तो नहीं रोक सकते हैं, सीधी सी बात है। मतलब आपके घर का दीवार टूटा हुआ हो और बाहर से लोग झांक रहे हों, तो आप सबकी आंखों को तो बंद नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि अपने घर की दीवार बना दो या फिर वहाँ पर्दा डाल दो। तो बिल्कुल वही चीज़ है, मैं जो है ना कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि अपने बच्चों पर ज़रूर ध्यान दें। जो भी खास करके टीनेजर्स हैं, उनके ऊपर में उनका कंटेंट क्या रहता है। और बच्चे जो कि अभी 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के बच्चे, आजकल के तो जो बच्चे हैं वो पैदा लिए और मोबाइल में लगे पड़े रहते हैं। तो उनके कंटेंट का ध्यान होना चाहिए। आपका ध्यान उनके कंटेंट पे होना चाहिए कि वो क्या कंटेंट देखते हैं। पहले के ज़माने में जब मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तब एक कहानी बहुत बड़ा माध्यम हुआ करता था, मनोरंजन का भी, सीखने को भी मिलता था, सुनने को भी मिलता था, समझ भी बढ़ती थी और बोलने की क्षमता भी बढ़ती थी। तो एक कहानी के बहुत बड़े फायदे हुआ करते थे। पर इन दिनों कहानियों का दौर ख़त्म सा हो चुका है। अब दादा दादी, नाना नानी कहानियाँ नहीं सुनाया करते। तो कहानी एक ऐसा माध्यम था जिस माध्यम पे इसका उपयोग करके, जिस माध्यम से गुजर के आप शब्दों का चयन सीखते थे। मनोरंजन तो होता ही था, साथ साथ में सीख भी मिलती थी। और वो सीख कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं थी कि 2+2 जोड़ने से क्या होता है, या साइन थीटा, कॉस थीटा, गामा, बीटा, थीटा, ऊटा, ये सब नहीं था। था क्या? जीवन कैसे जिया जाता है मुश्किल परिस्थिति में। हमारा जो पंचतंत्र है, क्या कहानियाँ हैं उसमें, क्यों प्रसिद्ध है? उसको पढ़ लेने भर से क्या आप डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, एरोनॉटिक्स बन जाओगे? नथिंग, नहीं बन पाओगे। वो सारी कहानियाँ प्रेरित करती थी कि हम एक अच्छे इंसान कैसे बने, हमारे अंदर एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास कैसे हो। जितनी भी पुरानी कहानियाँ आपको याद है,
पहले एक कहानी हुआ करता था, जिसमें एक लोग एक एक गांव रहता था, जिसका एक कोई आदमी, उसी गांव का कोई आदमी शहर जाता था कमाने। ठीक है। अब शहर जाने के दो रास्ते हुआ करते थे, एक छोटा रास्ता, एक लंबा रास्ता। तो घर से जब चलते थे तो उनको बोल के भेजा जाता था कि सुनो बेटा, ऐसा है कि तुम लंबे वाले रास्ते से ही जाना, छोटे वाले रास्ते से मत जाना, क्योंकि उसमें बहुत सारी बाधाएं मिलेंगी, बहुत सारी कठिनाइयाँ मिलेंगी। छोटा तो रास्ता ज़रूर है, जल्दी शहर पहुंच जाओगे, लेकिन उसमें कठिनाइयाँ इतनी ज़्यादा है कि उसमें पहुंचने का संभावना 1% है। और लंबे वाले रास्ते में सिर्फ रास्ता भले ही लंबा है, पर कठिनाइयाँ उस छोटे के मुकाबले बहुत नगण्य है, नेग्लिजिबल है। और आप इसमें डेफिनेटली 100% के आसपास, 99.9% आप सेफली पहुंच जाओगे। उसमें सेफ्टी का गारंटी नहीं था। तो पहले के जो हमारे दादा दादी कहानी सुनाया करते थे, तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा फीड हो गया है कि नहीं, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। और जो आज भी सही है, आज के ज़माने में भी तो सही है, ये आने वाले ज़माने में भी सही ही रहेगा कि किसी चीज़ में शॉर्टकट बुरा ही परिणाम देता है। एक कहावत भी आप सुनते होंगे कि जल्दी का काम शैतान का। तो कहानी के माध्यम से हम लोग एक अच्छा परवरिश, एक अच्छा सीख और अच्छा संस्कार, एक अच्छा सोच अपने आने वाली पीढ़ी को ज़रूर दे सकते हैं। अच्छा, पहले मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो लोग कहानियाँ, उपन्यास आदि आदि पढ़ा करते थे, उनसे सीखा करते थे। पर इन दिनों जब से मोबाइल का प्रचलन बढ़ा है, कहानी पढ़ना, बुक्स पढ़ना लोगों की आदतों में से लगभग ख़त्म हो गया है। अब बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं जो खाली समय में बुक्स को उठा करके उस पर एक नज़र डालें, उसका एक चैप्टर पढ़ें। कोई सा भी बुक्स हो, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कोर्स का बुक पढ़ें, साइंस की बुक पढ़ो, फिजिक्स की पढ़ो, कोई भी बुक तो पढ़ो। अभी आदमी के पास बुक पढ़ने का फुर्सत ही नहीं है। तो मैं आज से एक चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, कहानियों का सीरीज। हमारे पास मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उनकी कहानियों का संग्रह का एक बुक है, जिसका नाम है घर जमाई। और आज हम लोग उसका पहला कहानी, जिसका शीर्षक भी है घर जमाई, उसी को शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। घर जमाई जो कहानी है, इसके मुख्य किरदार हैं जिनका नाम है हरिधन। हरिधन एक किसान का बेटा रहता है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था, छन छन की आवाज़ें भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और सीधे घर में चले गए। सालों के जाने के बाद जो बड़े साले थे, उनके दो बेटे थे, वो भी आए खेत में से काम करके और घर में चले गए। पर हरिधन नहीं जा सका, हरिधन वहीं बैठा रहा। इधर 1 महीने से हरिधन के साथ जो बर्ताव होने लगा था, वो समझ से परे था। वो उसको बहुत परेशान कर रहा था। अंदर ही अंदर से जो भी घटनाक्रम चल रहा था इधर पिछला 1 महीने से, उससे वो आहत हुआ जा रहा था। उसी उधेड़ बुन में वो घर के अंदर नहीं जा सका और घर के बाहर ही बैठा रहा। हरिधन अपने ससुराल में है अभी पिछले 10 वर्षों से, और वहीं रह के अपना जीवन यापन, खेती बाड़ी आदि आदि करता है। तो कल उसकी सास जी ने तो कहा था, मेरा जी तो तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर वह अपनी स्त्री की निष्ठुरता और निठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही जब हरिधन की सास हरिधन को जली कटी सुना रही थी, तो उसकी पत्नी, हरिधन की पत्नी,
वहीं पास में बैठी रही, पर एक लफ्ज़ भी अपने पति के बिहाफ में अपनी माँ को नहीं बोल पाई। चुपचाप जो उसकी माँ सुनाती रही उसके पति को, वो चुपचाप से बैठ करके सुनती रही। और यही चुप्पी उसकी पत्नी की हरिधन को नागवार गुजरी। हरिधन मन ही मन सोच रहा था, शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। अपनी पत्नी के विषय में उसके ऐसे विचार थे कि शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वही गालियाँ खाने, वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। हरिधन बाहर बैठे बैठे अपने मन में ऐसा विचार कर रहा है, मैं किसी से कम काम करता हूँ क्या? दोनों साले मीठी नींद सो रहे होते हैं, मैं बैलों को नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, सानी पानी करता हूँ, कूटी भूसा लाता हूँ, छांटी काटता हूँ। सब लोग पल पल चिलम पीते हैं, मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं, मैं घड़ी रात तक गाय भैंसों को दूहता रहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी न पूछता, उल्टे गालियाँ मिलती है। उसकी स्त्री घर से डोल लेकर निकली और बोली। हरिधन वहीं घर के बाहर चबूतरा था, वहीं पेड़ लगा हुआ था। हरिधन का ससुराल का एक ऐसा दृश्य है। पुराने ज़माने में तो खपड़ैल घर ही हुआ करता था, खपड़ा का घर था। घर के बाहर में पेड़ था, चबूतरा था, पेड़ के नीचे उसी चबूतरे पे हरिधन उस रात लेटा हुआ था। घर के अंदर नहीं जा सका था क्योंकि मन उसका बहुत ही विचलित था, व्याकुलता से भरा हुआ था। क्यों भरा हुआ था? पिछले 1 महीने से जैसा उसके साथ बर्ताव हो रहा था, ये उसको नागवार गुजर रहा था। सोचने पर विवश हो गया था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो वो घर के अंदर नहीं जा सका था, वहीं बाहर पेड़ के नीचे जो बना हुआ चबूतरा था मिट्टी का ही, उस पे लेटा हुआ था। तो उसकी स्त्री घर से डोल को बाल्टी बोलते हैं। पहले के ज़माने में तो चापाकल और नल हुआ नहीं करता था, तो बाल्टी और रस्सी के माध्यम से ही लोग कुआं से पानी भर करके लाते थे। तो उसकी स्त्री घर से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी तक नहीं बचा है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी, समझा अब खाने को बुलाने आए। मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की होके रह गई। मतलब बाहर पूछने तक नहीं आई कि आप खाना खाइएगा कि नहीं खाइएगा, कुछ नहीं। हरिधन थका मांदा, क्षुधा से व्याकुल पड़ा पड़ा ही सो गया। सहसा उसकी स्त्री, जिसका नाम गुमानी है, तो सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े ही कहा, क्या है, क्या पड़ा भी नहीं रहने दोगी या और पानी चाहिए? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्यों, खाने को ही तो बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले, बड़े साले के दोनों बेटे खाना खा के उठ चुके हैं। अब तो हरिधन का उस गुस्सा जो था, वो एड़ी का गुस्सा माथा पर चढ़ गया। मतलब गुस्सा से पागल हो गया। पिछला 1 महीने से उसके साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, आज जो उसके साथ घटना घटी, सासू माँ उसकी जली कटी सुना दी, पत्नी उसको खाना के लिए पूछने तक नहीं आई, वो बाहर ही पड़ा पड़ा सो गया, कोई अंदर चलने के लिए नहीं बोला। पर जब रात बीत गई तो उसकी पत्नी के पूछे जाने पर कि खाना खाने के लिए ही तो बुलाने आई हूँ, और वो भी घुड़क कर जवाब दिया, डांटते हुए, क्रोध में भरकर, बुलाना ही तो आई हूँ खाने के लिए। तो हरिधन ने देखा कि उसके दोनों साले, बड़े साले के दोनों बेटे खाना खा लिए हैं, और खाना खा के आराम से पेट पे अपना हाथ फिराते हुए
बाहर चले आ रहे हैं टहलने के लिए, जो भी के लिए बाहर चले आ रहे हैं। इतना देखते के साथ ही उसकी देह में आग लग गई। किसकी? हरिधन की। मेरी अब यह नौबत आ पहुंच गई है कि इन लोगों का जूठन खाऊं, इन लोगों के साथ बैठ के मैं खाना भी नहीं खा सकता हूँ। ये लोग मालिक हैं, मैं इनका जूठा चाटने वाला हूँ, मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी का डाल दिया जाता है। ऐसे ऐसे विचार हरिधन के मन में आने लगे। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुंह जोती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। क्यों? तब उसके पास रुपए बहुत थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है, उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब उसे रोटियों के भी लाले, सॉरी, अब उसकी रोटियों के भी लाले। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इस वक्त अंदर जाकर सास को और सालों को भिगो भिगो कर लगाए, भिगो भिगो कर मारे, पर जब्त करके रह गया, खून का घूंट भी करके रह गया। कौन? हरिधन। बड़े बड़े ही बोला, नहीं मुझे भूख नहीं है, आज नहीं। गुमानी ने कहा, ना खाओ मेरी बला से। हाँ नहीं तो खाओगे तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़ी ही ना चला जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन के बह गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बना करके यह सब अब निकाल देना चाहते हैं। अब वह कहाँ जाए, क्या करे? उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते, रूठते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। जो देते हो वो मत देना, और क्या करोगे? तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठीका नहीं लिखा है। हरिधर ने मार माहत होकर कहा, हाँ माँ, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास है ही क्या तुम मेरी जिंदगी का ठीका लोगी? जब मेरे पास भी धन था ना, तब सब कुछ आता था। अब दरिद्र हूँ, तुम क्यों पूछोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुला करके भीतर चली गई। दूसरा खंड में है, बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज़ है। बहुत सटीक चीज़ विश्लेषित किया गया है, देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि बच्चों के लिए बाप एक बहुत फालतू सी चीज़ है, एक विलास की वस्तु है। जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग, और माँ, माँ रोटी दाल है। मोहन भोग उम्र भर न मिले तो किसी का नुकसान है क्या? किसी का कोई नुकसान नहीं है। मगर एक दिन दाल रोटी के दर्शन ना हो, फिर देखिए क्या हाल होता है। तो माँ वही है। पिता के दर्शन कभी कभार शाम सवेरे हो जाते हैं, वह बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या कभी उंगली पकड़ करके चलाता है, टहलाने ले जाता है, सैर कराने ले जाता है, घुमाने ले जाता है। यही उसके कर्तव्य का इति है। किसके? पिता के। और कहा भी गया है कि पिता सामाजिक व्यवस्था का नाम है, कोई रिश्ता नहीं है पिता का, माँ का रिश्ता है। पिता सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था का नाम दिया गया है, मुखिया जिसको बोलते हैं। तो और पिता जब परदेश चला जाए, बच्चों को परवाह नहीं होती है। अब देखना, बहुत लोग कमाने के लिए घर से बाहर रहते हैं, अपनों से दूर रहते हैं। क्या बच्चे उनके साथ रहते हैं? अपने पिता के साथ रहते हैं या अपने माँ के साथ रहते हैं?
तो डेफिनेटली अपने पिता के पास नहीं रहते हैं, अपनी माँ के पास ही रहते हैं। तो जब पिता परदेश चला जाए, बच्चों को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ, माँ तो बच्चों के लिए सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उस वियोग को नहीं सह सकता है। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछलने कूदने वाला इंसान ही तो चाहिए। आदमी होना चाहिए, लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए, 16 आने अपने, वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अख्तियारी है। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस पर उसका कोई अधिकार ही ना रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके हैं, भाई कोई दूसरा था नहीं। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था, माँ के लिए रोता था, और उसकी माँ ने जिस घर में अपना देह त्याग किया था, उधर वो नज़र उठा के गलती से देखता तक भी नहीं था। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन को बहुत दुलार करती थी। हरिधन को अब दूध ज़्यादा मिलता था, खाने को समय समय पर पूछा जाता था, कुछ खाओगे? बाप भी उसे अब ज़्यादा प्यार करता था। उसके लिए एक अलग से गाय ला करके दे दिए थे उसके पिता, और कुछ पैसे भी दे जाते थे, जैसे चाहो खर्च करो, कोई हिसाब मांगता भी नहीं था। पर इन मरहमों से वह घाव पूरा नहीं होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। ये सारी चीज़ें, जितना भी आडंबर किया जा रहा था, चाहे बेहिसाब पैसे दे देना, चाहे अलग से गाय ला के रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, खेलने कूदने की आज़ादी कर देना, कोई कुछ रोक टोक नहीं करना, ये सब उसे लगता था कि उसका जो घाव है, जो उसकी माता के मृत्यु के बाद बना है उसके हृदय में, उसको भरने का भरसक प्रयास किया जा रहा है इन सभी के माध्यम से। यह दुलार और प्यार उसे बराबर माँ की याद दिलाती। माँ की घुड़कियों में जो मजा था ना, क्या इस दुलार में था? माँ से मांग कर, लड़ कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो मजा था, आनंद था, वह क्या इस भिक्षादान में था? जो चीजें उसे आसानी से प्राप्त होने लगी थी, क्या उसके लिए यह भिक्षा नहीं था? इसीलिए यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है कि क्या वह इस भिक्षादान में था जो माँ से लड़कर, रूठ कर, ठुनक कर लेने में आता था, जिद करके लेने में आता था। पहले वह स्वस्थ था, मांग कर खाता था, अब वह बीमार रहने लगा था। अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे, पर भूख नहीं थी। साल भर तक वह इस दिशा में रहा, फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक नहीं की, कभी उसके माँ के पास गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला गया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उनके जीते जी वह फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। कहाँ पहुंच करके? अपने ही ससुराल पहुंच करके हरिधन को मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया था। मरुभूमि भूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई।
सालियों की चुलह, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में, और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरे आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता था, सास जी मुझे अपने बेटों से ज़्यादा चाहती। बाप की मरते ही वह घर गया, अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके, बेच करके, कूड़े के भाव बेच करके, कम दाम में बेच करके, अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए हुए आ गया। कहाँ? अपना ससुराल आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों में अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभार घर की याद आ जाती थी, अब भूल कर भी उसकी याद न आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अब अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगलियां चबाते थे। उसके ससुर का भाग बखानते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए, उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई। किसके? हरिधन के। अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत न होती। लेकिन जब देखता कि और लोग मूछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अंतः स्थल से एक लंबी ठंडी आह निकलती। अभी उम्र की 25 ही तो साल हुई थी उसकी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। खंड 3 में कुछ वर्णन इस प्रकार से है। हरिधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों साले में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं। यह नहीं समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही ना उठाया है। 10 साल हो गए हैं, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार ना हड़प गए होंगे? छोटे साले बोले, मजूर हो तो आदमी घोड़क के भी, डांट के भी, फटकार के भी निकाल दे, पर अब इनको कोई क्या कहे? न जाने इनसे कब पिंड छूटेगा, या छूटेगा भी या नहीं छूटेगा। अपने दिल में समझते होंगे, मैंने 2000 रुपये नहीं दिए हैं, या नहीं समझते कि उनके 2000 कब के उड़ चुके हैं। सवा शेर तो एक जून को चाहिए। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा काम ही क्या रहता है? बड़े, खाने की कोई बात नहीं, जिसकी जितनी भूख हो उतना खा ले, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पहुनाई में किसी के दिन कटे हैं क्या? छोटा बोला, मैं तो एक दिन कह दूंगा, आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है हमने। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर कमाने नहीं जाते। बाहर कमाने में उसकी नानी मरती है, क्यों ऐसा काम करता है हरिधन? उसका कोई अपना घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। हरिधन के लिए सारा संपत्ति तो अपना बेच खाया था। खाया नहीं था, बेच करके जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो भी कूड़े के भाव में बेचा था।
सारा पैसा संपत्ति ला करके अपनी सास को दे दिया था, हरिधन। सच तो 2,000 रुपये में क्या किसी को मोल ले लेंगे? किसी आदमी को आप खरीद लेंगे? किसी घर के सदस्यों को आप खरीद लेंगे 2,000 रुपये में? होते ही कितने हैं? 10 साल में हो गए। 10 साल में 2,000 होते ही क्या हैं? 200 तो साल भर के ही हुए। क्या दो आदमी साल भर में 200 का भी ना खाएंगे? फिर कपड़े लत्ते, दूध, घी, मक्खन, सभी कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। यह नहीं सोचते कि पहले और बात थी, अब और बात है। समय बदल गया है, 10 साल बीत गए हैं। बहू पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महात्म होता है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं, गांव मोहल्ले की औरतें का मुंह देखने आती हैं, रुपये देती हैं। महीनों उस घर भर से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, कोई काम नहीं करना होता है। लेकिन 6 महीनों के बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता, वह घर की लौंडी हो जाती है। उनके घर में मेरी ही भांति गति होती, फिर काहे करो ना। जो यह कहो मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजूर की और बात है, उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है। जब चाहता है रखता है, जब चाहता है हटा देता है, निकाल देता है, कस कर काम लेता है। यह नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पड़े पड़े सो गए। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने इस कहानी का भाग 3, खंड 3 तक समाप्त किया है। ये कहानी 6 खंडों में विभाजित है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज मैं इसको खंड 3 पर ही समाप्त करता हूँ। फिर ये सीरीज अभी जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।